हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपका जो 30 सितंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था मैनेजमेंट का, उस पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को देखेंगे। बेसिकली थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरे को क्वेश्चंस मिल रहे थे, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करने के बाद मैंने एनालिसिस किया है थोड़ा टाइम लेके। एंड हाँ, आपको ये भी बताऊंगा जो आपका कट ऑफ है वो इंक्रीज होने के चांस हैं या डिक्रीज होने के चांस हैं। पहले से एग्जाम से थोड़ा सा लेवल बढ़ा है एग्जाम में या लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है। ठीक है, ये मेरा चैनल का नेम नेट एंड जेआरएफ सक्सेस विद आकाश। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो बेल आइकन को भी प्रेस करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो एंड लाइक किया करो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे मैंने ऑलरेडी वीडियोस प्रोवाइड करके रखे हैं, लाइक आपका मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज था मैनेजमेंट पे 1500 एमसीक्यू सीरीज था, जिसमें 36 वीडियो है। सारे आपके जितने भी यूनिट है, हर यूनिट से 2 से 3 वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर आप उतना करके जाते तो आपका काम हो गया होता है, क्योंकि आप लोग क्या है कि आप लोग समझते हो कि लर्निंग बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस अब एग्जाम में नहीं आते। अब जो क्वेश्चंस है आपके स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग बेस्ड, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताएं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे करना है। आप बड़ा क्वेश्चंस देख के डर जाते हो, आप बोलते हो कि वहां पे प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होते हैं। आपका अगर माइंड सेट होगा कि बड़े क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आप इजिली उन क्वेश्चन को कर लोगे। और हाँ, मैंने एक चीज हमेशा आपको बोला था, आप लोग बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो केस स्टडी है वो छूट गई। वो कैसे छूट गई? आप टेलीग्राम पे देखो जाके, मैं टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े तो जोड़ो जुड़ो। और देखो, मैं आपको पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जुड़ो वहां। मैंने एक दिन पहले आपसे बोल के रखा है कि आपको 90 टू 100 जो क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपका हर बार लास्ट 3 से 4 बार जो आपका केस स्टडी है वो बाद में आ रहा है। ठीक है, तो आपके छोड़ने के चांसेस नहीं होते ना। आप लोगों ने उसको मेरी बात नहीं सुनी, पहले नहीं अटेम्प्ट किया। अगर आप पहले अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो उसके लिए 20 मिनट्स रखना है। मैंने ये भी बोला था कि आपको 20 मिनट्स उसके लिए रखना है। लेंथी पेपर होगा तो वो केस स्टडी जो काफी बड़ी होगी, आप लोग देखते हो, आप लास्ट में 10 से 15 मिनट 10 मिनट रखते हो और देखते हो बहुत लेंथी है, फिर आपका जो माइंडसेट है वो सारा काम करना बंद कर देता है। आप कुछ भी अटेम्प्ट करके आ जाते हो, कुछ भी आंसर्स मार के आ जाते हो। तो ये नहीं करना है, आपको प्रॉपर्ली टाइम को मैनेज करना था, आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, दैट्स वाई आपको एग्जाम बहुत लेंदी लग रहा है। इसके अलावा मैंने पर्टिकुलरली 7 मिनट सीरीज दी। इससे हर ये 20 वीडियोस है, इसमें मैं बोलूंगा 50 टू 60 वीडियोस, 15 टू 16 कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आ ही आए होंगे। अगर आप ये पढ़ते तो इजीली आपका होता है। फिर इसके बाद आपका मैनेजमेंट एंड कॉमर्स पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया है, पेपर 1 पे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया है, फिर आपके कुछ डाउट्स थे उन पे बात की गई है, प्लस आपका पीएचडी इंटरव्यू प्रिपरेशन पे बात की गई। देखो, आप मेरे से जुड़ोगे, आपका नेट से लेके पूरा पीएचडी तक, और इसके बाद भी मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म सोच के पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, आपको लॉन्ग टर्म सोच के पढ़ना है। आपको क्या करना है कि अगर आपका भी एग्जाम हुआ है, आपको यहाँ पे रेस्ट नहीं लेना है। आपको कोशिश करना है कि जितने हो सके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि जब आप पीएचडी इंटरव्यू देने जाओगे वहां पे कॉम्पिटिशन बहुत हाई होगा। यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन नहीं, वहां पे कॉम्पिटिशन हाई होगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जेआरएफ क्वालिफाई है, उसके बाद भी उनका नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके कंसेप्ट नहीं क्लियर। अगर जब तक आप कंसेप्ट नहीं क्लियर करोगे नहीं होगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाओगे वहां पे भी आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये वीडियोस को देखो, बेसिकली इसमें मैंने बताया है कि जहां जहां पे भी मैंने इंटरव्यू दिया है उसके बारे में बात की है। पर्टिकुलरली क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सारा डिस्कशन किया है। एंड हाँ, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की पूरी यूनिट मैंने आपको बता के रखा था कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स पे बहुत क्वेश्चन आए हैं। आपका मेजर जो क्वेश्चंस थे फाइनेंस एंड अकाउंट्स से क्वेश्चंस देखने को मिले। अगर आप ये 19 वीडियोस आप देख के चले जाते तो आपका काम हो गया होता। लेकिन लास्ट में मैंने अभी लास्ट जो वीडियो होगा मेरा क्रैश कोर्स पे था, बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो सारे डिस्कस किए थे बहुत अच्छे से। ठीक है, पेपर 1 पे भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किए थे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, और बुक्स के जो वीडियो हैं वो भी मैंने प्रोवाइड किए कि बेस्ट बुक आपकी कौन सी हो सकती है। हाँ, तो ये थोड़ा सा अबाउट मी। हाँ, मैंने 4 टाइम्स नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया, जिसमें 3 टाइम आपका मैनेजमेंट पे है, और लास्ट टाइम मैंने कॉमर्स पे नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया था। अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर से कॉर्पोरेट फाइनेंस पे। हाँ, सबसे पहले अब हम बात करते हैं पेपर 1 पे। पेपर 1 का जो लेवल था, आप लोगों ने बताया कि थोड़ा सा लेवल जो था हाई था अगर कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से, और पेपर थोड़ा सा लेंदी था। देखो, पेपर के जो बाकी जो क्वेश्चंस थे सब सही थे, बस आरसी जो डीआई जो था वो आपका थोड़ा सा लेंदी था। तो वहां पे आपको अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेज करते तो वो आपका हो जाता वहां पे। और मैं आपको हमेशा बोलूंगा, जिन लोगों का भी अभी एग्जाम बचाओ, आप 60 टू 70 मिनट से ज्यादा आप पेपर 1 पे नहीं देंगे किसी भी हालत पे। आपको बहुत तेजी तेजी क्वेश्चंस को करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगा।
जिन लोगों ने प्रैक्टिस की, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोले कि बहुत अच्छा भी गया एग्जाम, उन्होंने प्रैक्टिस किया। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते तो आपका इजीली होता है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड जो लेवल ऑफ टीचिंग पे हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने कॉमर्स पे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस किया है, उस पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड कट ऑफ के बारे में भी मैं लास्ट में बात करूंगा कि कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, कम जा सकता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ टीचिंग पे मेमोरी बेस्ड पे पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनोमी पे क्वेश्चंस पूछा गया था, लर्निंग आउटकम पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। लाइक आपका ये मेमोरी बेस्ड जो टीचिंग है उसके बारे में बात की आपका, मैंने एक टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपका एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड किया, सिर्फ एक वीडियो प्रोवाइड किया, अगर आप वो देख के चले जाते आपका काम हो गया होता, आप इजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते, ठीक है। फिर आपका ब्लूम टेक्सोनोमी पे जो क्वेश्चंस आपका इससे रिलेटेड होगा, ये बेसिकली मैंने ये भी आपको बता दिया है। आप देखो, मुझे क्लियर क्वेश्चन नहीं पता तो मैं उसका आंसर नहीं दे सकता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा क्लियर क्वेश्चन क्या है, देन मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। या आपके पास पर्टिकुलरली आपके पास आंसर हो तो आप डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छूट जाएंगे, वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे। रिसर्च एप्टीट्यूड पे आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात किया गया था, रिसर्च इथिक्स के बारे में बात किया गया था, हाइपोथेसिस के बारे में बात किया गया था, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के जो प्रोसेस है उसके बारे में बात किया गया है। मैंने एक पूरा रिसर्च पे वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, जिसपे बेसिकली ये वीडियो आप देखते ना, तो इस पे मैंने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में बहुत अच्छे से बात की, उसका प्रोसेस के बारे में बताया, हाइपोथेसिस के बारे में बताया, प्लस जितनी भी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं उस पे भी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया। आप लोग क्या सोचते हो कि वीडियो पुराना हो गया तो ये काम का नहीं? देखो, मैं रिसर्च स्कॉलर हूं तो मैं आपको हर टॉपिक पे इमीडिएटली इतने वीडियोस नहीं बना सकता हूँ। मेरे नॉर्मली 80 to 90 वीडियोस ऐसे होंगे जो पर्टिकुलरली यूनिट से रिलेटेड हैं, जो पर्टिकुलरली आपके कोर्स से रिलेटेड है या सिलेबस से रिलेटेड है। आप अगर उतने देख लोगे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैं बड़े वीडियोस बनाता हूं और मुझे क्या है कि यार देखो, मेरे पास टाइम नहीं, मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, तो मेरे आप हमेशा कोशिश करो जो मेरे पुराने वीडियो हैं उनको भी देखो, क्योंकि उनसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपका पेपर ऐसा तो हो गया नहीं कि सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस सेम है, कॉन्सेप्ट्स आपके वही आते हैं, आपके जो टॉपिक्स हैं वही आते हैं, बस उन्हीं में से थोड़ा सा इधर उधर करते हैं चीजों को। बस वो मैं ऑलरेडी आपको एक चीज बोल चुका हूं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो मैं टॉपिक पे फोकस करता हूं, आपको बताता हूं कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। आरसी थोड़ा सा बड़ा आया था, जो कि आपका इन्वेंशन से रिलेटेड था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आरसी था। यहाँ पे जिसने टाइम अच्छे से मैनेज कर लिया था तो उसका काम हो गया था। फिर कम्युनिकेशन पे जो क्वेश्चंस थे आपके, क्लासरूम कम्युनिकेशन पे थे, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे थे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। फिर आपका मैथमेटिक रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे आपका मिसिंग नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, रेशियो से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थे, एवरेज से क्वेश्चन थे, परसेंटेज से क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर आपका शायद एक क्वेश्चन ऐसा था, टू सॉल्यूशंस कोई थे, ए बी का जो रेशियो था 3:2 था, ए का जो था पोर्शन क्वांटिटी 60 थी, बी की, तो यहाँ पे ए को क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे प्राइस से, तो प्राइस ए का 3 था, 180 आ गया, बी का उसी हिसाब से हम कर लेंगे तो 240 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे 420 आ गया, टोटल क्वांटिटी 35 हो गई। तो जब डिवाइड कर देंगे तो 84 आंसर आ जाएगा। शायद ऐसे कोई आपका क्वेश्चन था, मुझे क्लियर क्वेश्चन किसी ने नहीं बताया, तो बस इस तरीके का क्वेश्चन बताया तो मैंने उसको इंक्लूड किया, ठीक है। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग से भी कई सारे क्वेश्चंस थे, जिसपे एनालॉगी क्या था, जिसका भी अभी पेपर बचा हो, स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फैलेसी पे आपका क्वेश्चंस थे, फैलेसी पे भी हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस पूछा जा रहा है, वो जो कि इसी से रिलेटेड है। सिर्फ इतनी टेबल आप अच्छे से एक बार याद कर लोगे। देखो, आपको क्या करना है, अगर अगली बार आप करना एग्जाम पे जाना, तो अगर आप इसको धीमे से याद कर लेना, याद करने के बाद इसको जैसे ही आपको सीट मिले तुरंत लिख लेना। ये सब चीजें स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, टाइम बचाती हैं। आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ, आपको सीट मिल गई, आपने फटाफट फटाफट ये सारे लिख लिए, आपने जो आपका नंबर सीरीज का जो बेसिकली जो आपका अल्फाबेट ऑर्डर है वो आपने फटाफट लिख लिया, आपका कुछ फॉर्मूला याद है आपने वो लिख लिया, क्योंकि मे बी एग्जाम टाइम में आपको चीजें नहीं याद रहती हैं, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है, तो उस टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए आपको, ठीक है। डीआई आपका परसेंटेज से रिलेटेड था, मॉडरेट था, थोड़ा सा हाईली कैलकुलेटिव था जो सुनने में आया है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सारा टाइम लोगों को लग गया, यहाँ पे थोड़ा सा लोगों ने ज्यादा टाइम दे दिया, तो वो आपको कोई देखो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे डीआई और आरसी के, तो मैं बोलता हूँ कि जो भी एग्जाम दे रहा है वो डेली प्रैक्टिस करे। जब मैंने क्या किया था, डीआई एक आरसी में डेली लगाता था, लास्ट ईयर के जितने भी हैं, जब आप उस तरीके से चीजों को करोगे तो आपको बहुत इजीली हो जाता है। 10 मिनट्स मोर देन इनफ है डीआई के लिए, आप 5 to 10 मिनट्स मोर देन इनफ होता है। फिर आपका आईसीटी पे एक मैच द फॉलोइंग था, ओसीआर, एमआईसीआर, बार कोड पे मैच द फॉलोइंग, और एसटीटीपी भी था शायद, नहीं, एसटीटीपी और आईएसपी का फुल फॉर्म शायद पूछा गया था। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने की बात की गई थी, वायरस की बात की, जैसे बाइनरी टू डेसिमल बेसिकली क्या है, लाइक इस तरीके से लिखा होगा 1011, तो इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है टू
8। तो यहाँ पे क्या होता है 1 इक्वल टू 2 की पावर 0, 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 0 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो यहाँ पे 1 2 0 8, तो यहाँ पे 11 आंसर आ जाता। अब लाइक आपको अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होता 2 5 जा 10 1, ठीक, 2 2 जा 4 1, 2 1 जा 1 1 0। तो इस तरीके से इधर से उठाते हैं, तो यहाँ पे 1 0 1 1 इजिली ये क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं इनमें, ठीक है। फिर अब हम बात कर रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे। आपका पेरिस एग्रीमेंट से क्वेश्चंस था, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चंस थे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे क्वेश्चंस थे, ठीक है। हायर एजुकेशन पे आपका स्वयं प्रभा, नीति आयोग से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया, एनसेंट जो आपकी यूनिवर्सिटी है उससे पूछा गया, नेशनल ओपन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन थे। तो इस पे देखो मुझे इतना ज्यादा मैंने फोकस भी नहीं किया। पेपर 1 पे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को सेंड करो, मैं उसका भी पर्टिकुलरली एनालिसिस करूंगा। आप इंस्टा पे मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहां से मेरे से जुड़ जाओ। आपको कोई भी डाउट है इंस्टा पे आप इजीली आके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाओ, वहां पे क्या है कि आपको कोई भी नया वीडियो आएगा या कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं प्रोवाइड करूंगा। वहां पे मैंने डिस्कशन बंद करके रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उल्टा उल्टा मतलब कुछ लोग गलत कंटेंट भेजना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है, क्योंकि मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ तो मुझे अपने पीएचडी पे भी थोड़ा सा फोकस करना है। तो वहाँ पे मैंने बंद करके रखा है। आप इंस्टा पे मेरे से जुड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे जो भी आपके डाउट है, कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बट आपका डाउट जो है वो वैलिड होना चाहिए। आप अगर इनवैलिड डाउट, कुछ भी उल्टा सीधा डाउट पूछोगे, उस पर ऑलरेडी वीडियो प्रेजेंट होगा, तो फिर मैं उस पर आपको रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ, फिर आपको सही लगे या ना लगे। फिर अगर हम बात करते हैं पेपर 2 पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसपे हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर 2 जो आपका था वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। यहाँ पे क्या था, पेपर थोड़ा सा लेंदी था। जो मेरे को फीडबैक आप लोगों का मिला है, पेपर लेंदी था, प्लस पेपर पे कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, मैचिंग क्वेश्चंस बहुत थे, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते। तो आप भाई मेरा कोई भी, ये आपके फीडबैक है, आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो, ए टू जेड कोई भी एमसीक्यू वीडियो उठा के देख लो, मैंने ये चीज बोल के रखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे, असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। आपको पेपर बहुत बड़ा लगेगा। आप एक माइंडसेट से जाओ कि पेपर तो बड़ा होने वाला है ही, कोई दिक्कत नहीं है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप माइंडसेट से जाते हो कि पेपर बहुत सिंपल आने वाला है, तो नहीं आएगा भाई। देखो क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, अब वैसा लेवल नहीं रहा। पहले जैसे एग्जाम आता था 5 से 6 7 साल पहले, अब एग्जाम का लेवल लास्ट 3 to 4 ईयर से बहुत टफ हो गया है, ठीक है। और वो कंटिन्यूसली टफ करते जा रहे हैं। इस बार थोड़ा सा मैनेजमेंट का जो लेवल है मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ था एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मैंने प्रॉपरली अभी एक वीडियो प्रोवाइड किया था रिसेंटली, जिसमें सारी थ्योरीज के बारे में बात की थी। नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एमएम का ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम मोदी गिलानी मिलर, रिलेवेंस ट्रेडिशनल अप्रोच, पिकिंग ऑर्डर थ्योरी, ट्रेड ऑफ थ्योरी विद न्यूमेरिकल आपको चीजें बताई थी। ये 30 to 40 मिनट्स का वीडियो था। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे। अगर आप ये करके जाते तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन ईजिली होते, ठीक है। फिर इसके बाद आपका पर्टिकुलरली मैंने एक प्रीवियस ईयर के जितने भी कॉमर्स और मैनेजमेंट पे एमसीक्यू आए हैं उनको मैंने बताया था। तो देखो आपकी जो पर्टिकुलर डिजिट होती है वो चेंज हो जाती है, आपका ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, डिजिट चेंज होती है। तो बट आते क्वेश्चंस वही से हैं। तो ब्रेक इवन पे एक क्वेश्चन था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे एक क्वेश्चन था, तो आपका इजिली वो भी क्लियर हो जाता है वहां से। फिर आपका मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये आपका ये पर्टिकुलर क्रैश कोर्स था जिसमें मैंने पूरा आपका फाइनेंस कवर किया है, सारे डिसीजंस कवर किए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, रिस्क, आपका पोर्टफोलियो, आपका डेरिवेटिव, आपका मनी मार्केट, आपका कैपिटल मार्केट, जितना भी कॉर्पोरेट फाइनेंस में इंक्लूड हो सकता है सारी चीजें मैंने इंक्लूड की है, आप जाके देख सकते हो। तो आपका ये पीवी रेशियो वाला जो क्वेश्चन होता है ये आपका इसी से हो गया होता है। फिर आपका एक क्वेश्चन ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज पे क्वेश्चंस थे, वो भी बहुत इजीली हो जाते हैं। वो भी मैंने देखो बिजनेस फाइनेंस का जो एमसीक्यू वीडियो है इन सब में बहुत अच्छे से कवर किया है। फिर आपका डिविडेंड थ्योरी पे एक क्वेश्चन था, वो भी इजीली हो जाता, गॉर्डन डिविडेंड थ्योरी पे था। एनपीबी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मैच द फॉलोइंग था। इस पे कैपिटल बस्टिंग पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, अगर आप ये देख लेते इसी से काम हो जाता है। कैपिटल बस्टिंग का सेपरेट वीडियो बनाया। फाइनेंस का तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आप कवर ना करते मेरे वीडियो से, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो 19 वीडियो आपको मैंने दिखाए थे
अगर आप वो करके गए होते तो इजीली सारे क्वेश्चंस आपके हो जाते, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के हुए भी हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए हैं कि उनका, बट मेजोरिटी जो है वो ये बोल रही है कि उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया। अच्छा इसलिए नहीं गया क्योंकि उन्होंने टाइम को मैनेज नहीं किया, पहला। दूसरा, उन्होंने जो चीजें मैंने बोली वो नहीं किया। तीसरा, उन्होंने लास्ट के 5 से 10 दिन पढ़ा। देखो 5-10 दिन पढ़ने से ये एग्जाम नहीं निकलेगा भाई। 5-10 दिन पढ़ने से निकलेगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने जो लास्ट 2 टाइम जेआरएफ निकाला कॉमर्स और मैनेजमेंट पे, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट पे निकाला, ठीक है। और एक चीज और है, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट पे निकालने के बाद सिर्फ और सिर्फ जितना आपको पढ़ा है उतने से एग्जाम निकाला है। क्योंकि मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं फुल टाइम, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो जॉब भी कर रहे हैं और प्लस कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो मैंने भी किया। सब लोग कर सकते हैं, इजिली हो जाएगा, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपको टाइम लगेगा। मैंने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में 5 साल लिया, क्योंकि मेरा जो पर्टिकुलर बीबीए और एमबीए था वहां से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। मैंने पर्टिकुलरली ये एग्जाम के लिए तो सिंपल सा थोड़ा बहुत पढ़ा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। आप अगर देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप पैटर्न समझ जाओ, इजिली एग्जाम निकलेगा, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे क्वेश्चन था, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्वेश्चन था। ब्रेक इवन पॉइंट का सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है, देखो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, अगर यूनिट में निकालना, फिक्स कॉस्ट अपॉन का पीवी रेशियो अगर आपका रुपीज में है, सिंपल सा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कन्वेंशन पे क्वेश्चंस थे जो कि आपको इजीली इससे पूरा हो जाता है, ठीक है। तो सारे वीडियोस थे, बट आप लोगों ने अगर अच्छे से देखे होंगे तो इजीली आपका एग्जाम निकलेगा डेफिनेटली। फिर ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ब्रांडिंग में आपका कॉमर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, मैनेजमेंट पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया, कॉमर्स के दोनों शिफ्ट में कोई ब्रांडिंग पे क्वेश्चन पूछा गया, ब्रांड वैल्यू ये सब जो भी होता है, ब्रांड इक्विटी, ठीक है। तो ये ब्रांडिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हो। कंसेप्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्ट्स पे भी क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते तो इजीली आपकी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। फिर आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे ग्रोथ स्टेज के फीचर्स पूछे गए हैं। मेरा आप वीडियो देखोगे जिसपे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के फीचर बताए कि और क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, फिर आपका पर्टिकुलर ग्रोथ में क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए और क्या क्या फीचर्स होते हैं, फिर आपका मेच्योरिटी में क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होते हैं, डिक्लाइन में क्या क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से, फिर आपका बीएमएस जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें बहुत अच्छे से बात की। बीसीजी मैट्रिक्स से क्वेश्चंस था, ठीक है, जिसपे एक सेपरेट वीडियो है 7 मिनट सीरीज पे, ठीक है, सिर्फ 7 to 8 मिनट्स का होगा, 12 to 30 मिनट्स का वीडियो है। आप इजीली इसको, मैंने बीसीजी मैट्रिक्स को आपका जो पीएलसी है उससे भी कनेक्ट करके दिखाया है। G9 सेल पे भी वीडियो प्रोवाइड किया है, उस पे भी एक क्वेश्चन था। कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल पे क्वेश्चन था, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग पे क्वेश्चन था, निश मार्केटिंग पे क्वेश्चन था, सीआरएम के जो प्रोसेस है उस पर पूछा गया था। रिटेल आउटलेट बहुत अच्छे से बताया, रिटेल आउटलेट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे कहीं पे इसका वीडियो नहीं मिलेगा। सारे रिटेल आउटलेट जिसके जितने टाइप होते हैं वो मैंने बताया, क्योंकि इस पे मैं एग्जाम देख के आ रहा हूँ लगातार 4 बार, तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लाइक मुझे ये चीज पता है कि किन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो सिलेबस तो बहुत वाइड है, आप नहीं कवर कर सकते हो, अगर आप 1-2 साल में कवर करना चाह रहे हो तो नहीं कवर कर सकते हो, फैक्ट है। आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता होने चाहिए, अगर आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता कर लिए तो काम हो जाएगा। आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन कंसेप्ट वही होंगे, ठीक है। पॉर्टर जनवरी के स्ट्रेटेजी से क्वेश्चंस था, कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल से क्वेश्चंस आपको पीछे पूछा गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केटिंग का थोड़ा सा और फाइनेंस का पार्ट थोड़ा ज्यादा था, और मैंने भी बहुत कवर किया, मार्केटिंग फाइनेंस इतना कवर किया, अगर आप उतना देख लो मोर देन इनफ है। फिर मार्केटिंग स्ट्रक्चर पे 3 से 4 क्वेश्चंस थे। एक मेरा वीडियो है आपका एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का, इस पे मैंने आपका पर्टिकुलरली परफेक्ट कंपटीशन क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन से मॉडल हैं, उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या है, मोनोपोली की, फिर आपका ओलिगोपोलिस्टिक का, फिर आपका पर्टिकुलर सॉरी ओलिगोपोली का, फिर मोनोपोलिस्टिक का, ये सारे मैंने कवर किए हैं। तो उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। ओलिगोपोली मॉडल पे क्वेश्चंस थे, मोनोपोलिस्टिक पे क्वेश्चंस थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चंस थे, इनकम इलास्टिसिटी पे था। तो यहाँ पे बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड और इनकम पर्टिकुलर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस होता है वो आप बताइएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैं कहते कहते थक गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं, अगर आप ये अच्छे से पढ़ के जाते हो तो इजिली ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। मैं रुकेगा जरा सा, हाँ हाँ ठीक है।
हाँ तो पैसेज शायद क्रिप्टो पे था या किस पे था, पैसेज का मुझे इतना कंफर्म नहीं है, आप लोगों ने इतना ज्यादा मुझे बताया भी नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि कॉमर्स का जो सेकंड शिफ्ट है उस पे क्रिप्टो पे पैसेज था या आपके पेपर पे पैसेज क्रिप्टो पे था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली क्या होता है, मास प्रोडक्शन कॉस्ट रिडक्शन। वहां पे क्या होता है कि आप जैसे जैसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाते हो वैसे 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 आपका प्राइस कम होता जाता है। और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इसको भी मैंने बताया, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बेसिकली क्या होता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो वैसे वैसे आपका पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको सपोर्ट करता है। अब पैसेज क्रिप्टो पे था या किस पे था, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। एंड हाँ, एंड जितना हो सके अगर आप फ्यूचर में कभी भी एग्जाम देने जाओ, तो जो भी लोग नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पहले आपके जितने भी पैसेजेस हैं उनको करिए, क्योंकि वो आपके टाइम टेकन है। थोड़ा सा आप उस पर 20 मिनट्स दीजिए, 20 to 25 मिनट्स आपको देने पड़ेंगे 10 क्वेश्चंस में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी वीडियोस भी हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। फिर अब हम चलते हैं आपका प्रोडक्शन और एंड ऑपरेशन से भी काफी क्वेश्चंस थे जो कि मैंने स्टेट से प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन पे, ये मेरा वीडियो है, ये 10K प्लस आपका व्यूज जा चुका है इस पे, और अच्छा खासा वीडियो है। आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन पे नेट पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिसने बताया हो। अगर आप इतने 42 MCQ अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाते हैं, उनसे काम हो जाता है। रिसर्च एप्टीट्यूड से भी इस यूनिट में, पर्टिकुलरली यूनिट 8 है, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। एबीसी एनालिसिस जो कि आपका पर्टिकुलरली इन्वेंट्री का है, उससे पूछा गया। कोरिलेशन में आपका ओरिजिन एंड स्केल से क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत सारे बार बताया, आपका मीन मीडियन मोड है, हर चीज पे बताया है कि कौन डिपेंडेंट होता है ओरिजिन एंड स्केल पे, कौन इंडिपेंडेंट होता है, उस पर क्वेश्चन आया था। टाइप 1 टाइप 2 एरर हर बार पूछा जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बात हुई है यहाँ पे, काइजन कॉस्टिंग के बारे में बात हुई है, आईएसओ जो सर्टिफिकेट होते हैं उसके बारे में बात की, रिसर्च डिजाइन के बारे में बात की है, स्टैट्स के बहुत सारे फॉर्मूले के बारे में बात की गई, आउटलेयर के बारे में बात किया गया था, मीन मीडियन मोड के बारे में, सिक्स सिग्मा के बारे में हमने यहाँ पे बात किया है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन जो कि पर्टिकुलरली मार्केटिंग के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, कौन कौन से पर्टिकुलर लाइक इनोवेटर्स होते हैं, लेगार्ड्स होते हैं, एएलई अडॉप्टर होते हैं, एएलई मेजोरिटी अडॉप्टर, ये सब बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आप अगर वो देखते तो इजीली काम आपका हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन मोटिवेशन थ्योरी पे था, साइंटिफिक थ्योरी पे था, लिकेट स्केल पे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमने कवर किया था मैनेजमेंट के वीडियो पे बहुत अच्छे से। फिर ईपीआरजी मॉडल पे जो कि एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस पे 25 के प्लस व्यूज जा चुके हैं, ये पुराना थोड़ा सा लिखा हुआ है। फिर आपका स्पिल ओवर इफेक्ट भी कहीं ना कहीं इस पे मैंने कवर किया है। सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी यहाँ पे कवर किया गया था। ठीक है, फिर आपका रेशनल थिंग डिसीजन मेकिंग, ये क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया था। ये बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एक दो बाहर से भी आएंगे। क्यू, स्टिमुली, मोटिवेशन, रिइंफोर्समेंट, ड्राइव, इस पे शायद मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था आपका, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट पे कवर है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। ट्रेड यूनियन को भी बहुत अच्छे से मैंने कवर किया। इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे कवर हुआ है। फिर आपका जियो सेंट्रिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस से भी बहुत सारे क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं भाई। आपका जियो सेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक जो था, आपका इंटरनेशनल जो बिजनेस का एमसीक्यू था, उस पे मैंने ये चीज कवर किया है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी पे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एफडीआई एंड एफआईआई पे क्वेश्चंस पूछा गया था। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। ये एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस था, बहुत बार मैंने बताया। ट्रिप्स क्या है, ट्रिम्स क्या है, गेट्स क्या है, जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड एंड टैरिफ क्या है, इस पे मैच द फॉलोइंग था, कई बार क्वेश्चन आए। आईएमएफ के बारे में बहुत अच्छे से बात की है। फिर आपका जो आरसी जो था वो शायद आपका मार्केटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से था, जो मेरे को आपका फीडबैक मिला है। फिर करंट अफेयर से भी यहाँ पे क्वेश्चंस थे 3 से 4। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, मतलब 100 में से 100 नंबर लाने की जरूरत नहीं, अटेम्प्ट सारे करने के भी माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन 100 में से 100 नंबर लाने की जरूरत नहीं। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप नहीं भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपको करने चाहिए। अटल मिशन पे क्वेश्चन थे, वो आपको करना चाहिए था। फिर आपका इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात किया गया था, जिसको मैंने डिस्कस किया है। करंट अफेयर पे 1-2 क्वेश्चन थे यहाँ पे। फिर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट पे एक क्वेश्चन था आपका। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस थे। यहाँ पे जो मुझे देखने को लग रहा है, मेरा जो
इंटरप्रिटेशन है या जो मेरा एनालिसिस है, थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ाया गया है। यहाँ पे पेपर के कॉन्सेप्ट्स मतलब ऐसा है कि आपका एक कॉन्सेप्ट एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कई सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, ये तरीका होता है। बेसिकली एग्जाम इस तरीके से जो यूपीएससी का लेवल होता है वो लेवल लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइंड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आप एलिमिनेशन से इनको यूज करो, इस पे एलिमिनेशन यूज करो तो इजीली हो जाते हैं। फिर बहुत सारे गुड्स दिए गए थे लाइक इंफीरियर गुड्स, आपका लाइक आपका गिफन गुड्स, इस टाइप के गुड्स के थे और उस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा गया था। ये भी शायद मैच द फॉलोइंग था। फिर हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन लास्ट ईयर में पूछा गया था। एमएसएमई से क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रोसेसेस बहुत थे, आप लोगों ने बोला है कि प्रोसेसेस बहुत थे, लाइक सेगमेंटेशन का प्रोसेस था, सीआरएम का प्रोसेस था, तो इजीली होते हैं। अगर थोड़ा सा आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि कौन सा फेज पहले होगा कौन सा फेज बाद में होगा, तो इजीली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। फिर स्टेटमेंट एंड मैच द फॉलोइंग, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ये हर बार पूछा जाता है यार, ड्यू पॉइंट एनालिसिस हर बार पूछा जाता है। ये बेसिकली होता क्या है कि जो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी होता है किन किन कारणों से बढ़ता है, बेसिकली उसके बारे में बात करता है। ठीक है, इसमें एसेट यूटिलाइजेशन होगा, सेल्स टर्नओवर की बात होगी, तीन चीजें होती हैं जिनसे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता है। ठीक है, ड्यू पॉइंट ने दिया था ये, ड्यू पॉइंट कॉर्पोरेशन ने। और तीसरा आपका एक फैक्टर और होता है इक्विटी मल्टीप्लायर, जिसको फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। इन तीन फैक्टर के कारण आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता है, उसके बारे में बात की गई। इस पर भी मैंने सेपरेट एक वीडियो प्रोवाइड किया, आप जाके देख सकते हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन से कई सारे क्वेश्चन थे जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कवर किया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सिकनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस थे, आपको देखने को मिले होंगे। तो देखो क्वेश्चंस वही थे जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए, बट लेकिन आपको एक क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो गया। अगर आप वो भी अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करके गए होते, मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं, यही लेवल मेरा भी था, आप जाके देख सकते हो कि एक क्वेश्चन पे आपको पर्टिकुलरली एक कंसेप्ट नहीं मिलेगा, बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे। लाइक मैच द फॉलोइंग करवाया है तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने इंक्लूड किए हैं। लाइक आपका असर्शन एंड रीजनिंग है, 2-3 कंसेप्ट उसमें इंक्लूड कर दिए। तो इस तरीके से आपका जो पर्टिकुलरली थिंकिंग प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस पहले से ही करके जाओगे तो वो एग्जाम में आपको इतना ज्यादा नहीं लगेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एग्जाम का लेवल सिर्फ लेंदी था, अगर वो टाइम मैनेजमेंट सही से कर लेते तो, बट वो मैनेज कर लिए। बहुत जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली मेरे से ये बोले हैं कि लेंदी पेपर था सर, बट मैंने मैनेज कर लिए। मैं आपको टेलीग्राम, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए, मैं आपको चीजें भेजता हूँ, वहां पर दिखाता हूँ कि लोग ये सिंपल सिंपल बोल रहे हैं कि। और हाँ, आप कट ऑफ की बात करते हैं, देखो कट ऑफ पे मैं बहुत डिटेल में अभी मुझे नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। लाइक कितने लोगों ने एग्जाम दिया, आपका पेपर का डिफिकल्टी क्या था, और आंसर की आने के बाद कट ऑफ पे बात करना चाहिए। बट मैं एक रॉफ आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ इस बार थोड़ा सा कम जाएगा, 1-2% मुझे लग रहा है कट ऑफ एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कम जाएगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंदी था, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कॉमर्स पे भी वही चीज है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत अच्छा था, सेकंड शिफ्ट पे पेपर थोड़ा सा लेंदी था। कॉमर्स पे तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पूरा जो मैंने चीजें बताएंगे उसी से पेपर था, कुछ भी फर्स्ट शिफ्ट का अलग से नहीं आता। जितने भी एमसीक्यू वीडियो कराए मैंने 40 to 50 वीडियोस होंगे, अगर आप वो करके गए होते फर्स्ट शिफ्ट आपका आराम से हो जाता है कॉमर्स पे। ठीक है, तो वही है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो, और अभी आप खाली मत बैठो, क्योंकि अगर आप इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर, क्योंकि पीएचडी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। नेट पे उतना कंपटीशन आपको थोड़ा सा कम कंपटीशन देखने को मिलता है, लेकिन पीएचडी पे सारे लोग नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होंगे तो वहां पे आपको कंपटीशन थोड़ा सा हायर होता है, और वहां पे सीटें बहुत कम होती हैं। तो वहां पे आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो जितना हो सके, और आप अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको कोई डाउट हो पर्टिकुलरली पीएचडी से रिलेटेड, पर्टिकुलरली आपका नेट जेआरएफ से या कट ऑफ से रिलेटेड, तो आप इंस्टा पे मेरे से जुड़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से मेरे से जुड़ो, और वहां पे आपको जो भी डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बट डाउट आपका वैलिड होना चाहिए। और दूसरा, आप टेलीग्राम पे भी डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके जुड़ सकते हो। वहां पे आपका जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो से रिलेटेड वो मिलता रहता है। ठीक है, एंड थैंक यू। ये मेरा इंस्टाग्राम का पर्टिकुलरली नेम है, आप सर्च कर सकते हो।